हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दैट वी आर डूइंग ऑन यूट्यूब। सर, आज के वीडियो के अंदर हम लोग अपने पास डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्रीज चैप्टर। और इन्वेंट्रीज चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जहां पर यूजुअली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कोई ना कोई एरर कर देते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर रहेगी, अगर आप मेरी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है कि सर हर चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पिक कर 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 क्लास में साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा जरूर हर एक वीडियो को जरूर 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 से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आई विजन के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आज की सबसे पहले आप लोगों ने डेट डाल लेनी है जिस दिन आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, पेज नंबर लिखना है और टॉपिक का नाम देना है इन्वेंट्रीज। सर, आज की इस क्लास में हमारे पास हम कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं? तो बेटा इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर ऐसा देखा जाता है जहां पर इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यानी वो वाले क्वेश्चंस जब वो कहता था दैट इन्वेंट्री वाज काउंटेड ऑन लेट सपोज 10th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ अप्रैल और एडजस्टमेंट्स देता था, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एरर कमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लस माइनस में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे ही दो क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ क्लास में टेकअप करने वाला हूं। एक है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड एक है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। दोनों ही क्वेश्चंस बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। रीजन बीइंग, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको बताऊंगा, इलस्ट्रेशन 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साथ में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप सभी ने रोड मैप लिख लिया है। आएंगे बेटा अपने पास इन्वेंट्रीज चैप्टर पे, अपने आईसीआई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आएंगे। सर, ये इलस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। सर, आज से पहले जब न्यू स्कीम के आने से पहले तक ये इतना स्पेशल नहीं होता था, लेकिन अब बहुत स्पेशल हो गया है। उसका रीजन ये है, ये जो इलस्ट्रेशन है बेटा, इसके अंदर दो ऐसे एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं जो पहले, मतलब आज ये न्यू स्कीम से पहले, जो इसको आप ओल्ड कोर्स बोल सकते हैं, उसके अंदर सेपरेटली एक एक चैप्टर के फॉर्म में होते थे। लेकिन न्यू स्कीम में आते ही ये वाले जो दोनों टॉपिक्स हैं वो तो डिलीट हो गए हैं, लेकिन उनका जो इंपैक्ट इन्वेंट्रीज चैप्टर पे आ रहा था वो अभी भी इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यू किया है। यानी कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का और नॉलेज होना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आइए साथ में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 9? कहता है अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च ईच ईयर। Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th of April 22, on which date the total cost of goods in godown came out to be 50,000। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए, 31st मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है, लेकिन 15th ऑफ अप्रैल तक कोई भी स्टॉक काउंट नहीं हो पाया, यानी वो अपने स्टॉक की गिनती नहीं कर पाए। अब जिस दिन उन्होंने गिनती करी, यानी कि 15th ऑफ अप्रैल पे, तो गिनती करा मतलब ये मेरा फिजिकल स्टॉक है। बताइए बेटा, फिजिकली जिसको मैं गिन कर आया हूं उसको फिजिकल स्टॉक बोलूंगा। ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन, गोडाउन में जो माल पड़ा था फिजिकल स्टॉक, दैट वाज फॉर 50,000। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th ऑफ अप्रैल। अब ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं, ये 5 ट्रांजेक्शन हुई हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड जिसका इंपैक्ट हमने देना है। तो कहता है देयर वाज अ सेल ऑफ 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ 10,000। ये अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देयर वाज अ परचेज ऑफ 5,034 इंक्लूडिंग कैश परचेजेस, अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। देयर इज अ सेल रिटर्न ऑफ 1,000। तो मतलब इसी पीरियड के दौरान मैंने 41,000 का माल बेचा और 1,000 का माल वापस आया। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले सबसे पहले मेरा नेट सेल कितना है इस पीरियड में, अगर कोई मुझे कहे सर नेट सेल निकाल कर दीजिए, तो आप क्या बोल सकते हैं? 41,000 माइनस 1,000, माई नेट सेल इज ओनली 40,000 ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहले ये क्लैरिटी होता है। हाँ सर। अब बात करते हैं 15th ऑफ मार्च पे। ऑन 15th ऑफ मार्च गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स। तो वो कहता है गुड्स हमने भेजे थे अप्रूवल के लिए कस्टमर को और उसके पास 4 हफ्तों का समय था। He returned 40% of the goods on 10th of April, approving the rest. The customer was billed on 16th of April.
अब बेटा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमने किसी कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेजे हैं, देन उस कस्टमर से अगर हमें अप्रूवल 31 मार्च तक नहीं आया, तो जो इन्वेंट्री उस कस्टमर के पास पड़ी है वो इन्वेंट्री मैं अपनी इन्वेंट्री में ऐड करूंगा एज इन इन्वेंट्री विद कस्टमर। देखिए अभी सेल हुआ नहीं है, मैंने माल अभी अप्रूवल और रिजेक्शन बेसिस पे भेजा है, उसको पसंद आया तो वो अप्रूव करेगा रखेगा, नहीं पसंद आया तो वापस करेगा। अब 31 मार्च पे मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं था, तो 31 मार्च पे रूल मुझे ये कहता है कि मुझे 100% सेल को रिवर्स करना पड़ेगा और जितनी इन्वेंट्री उसके पास पड़ी है वो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एज इन्वेंट्री विद कस्टमर। अब यहां पर उसका एडजस्टमेंट क्या है, वो कहता है भाई 10,000 रुपए की सेल करी थी, जिसमें से 40% गुड्स तो रिटर्न आ गए 10th ऑफ अप्रैल को। तो सबसे पहले तो यहां पर ये समझो कि जो 10th ऑफ अप्रैल पे, इन दोनों एडजस्टमेंट्स को हम लोग अभी समझेंगे साथ ही साथ, जो 10th ऑफ अप्रैल पर माल वापस आ गया वो 40% माल आ गया, यानी कि 4,000 रुपए का माल मुझे वापस आ गया। वो 4,000 रुपए का माल मैंने ऑलरेडी 50,000 में गिन लिया होगा जब मैं 15th अप्रैल को काउंटिंग करने गया होऊंगा। यस और नो? यस सर। अगर वो माल मेरे गोडाउन में आ गया तो 15th ऑफ अप्रैल को मैंने गिन लिया होगा। अब बाकी बचा 60% मटेरियल जो उसने अभी हमें रिटर्न नहीं किया, और वो कहता है कि मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं, मुझे ये सेल की तरह अपने पास रखना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सभी बच्चे। बेटा ये 40% और ये 60% दोनों ही हमारे पास, हमें अपना सेल रिवर्स करना है। ध्यान से सुनिएगा 31 मार्च पे, लेकिन 40% गुड्स वापस आ गए, वो ऑलरेडी इसमें 50,000 में इंक्लूडेड है। तो बताओ क्या मैं दोबारा से इस 4,000 को ऐड बैक करूंगा 50,000 में? द आंसर इज नो सर। जब मैंने 4,000 रुपए के गुड्स वापस रिसीव कर लिए और उसको 50,000 में गिन लिया, तो वाई वुड आई एड इट बैक टू अ नंबर जिसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है? बात समझ में आती है? लेकिन ये जो 60% के गुड्स हैं, जो 60% मटेरियल है, ये मेरे गुड्स में अभी इंक्लूडेड नहीं है, राइट? क्योंकि ये तो उसने अप्रूव कर दिया, लेकिन 31 मार्च पर तो अप्रूवल नहीं आया था, लेकिन 31 मार्च पे इस इन्वेंट्री को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये 6,000 की वैल्यू है, सेल वैल्यू, इसमें से मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हुए जो मेरा यहां पे वैल्यू बनकर आएगा वो मैं इस 50,000 में ऐड करूंगा। क्यों? टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री वैल्यू ऑन 31 मार्च। बात समझ में आती है? जो इन्वेंट्री कस्टमर के पास है अभी अनअप्रूव्ड है, वो मेरी ही इन्वेंट्री मानी जाएगी, उस पर रिस्क रिटर्न मेरा है। 40% वापस आ गई थी तो वो ऑलरेडी 50,000 में गिन चुके हैं हम लोग, 60% नहीं आई थी, उसको ग्रॉस प्रॉफिट हटाते हुए उसका जो भी कॉस्ट है वो हम 50,000 में ऐड करेंगे ताकि हम 31 मार्च की इन्वेंट्री निकाल सके। क्लियर हो गई बात? जी हाँ। अब अगला पॉइंट कहता है ट्रेडर ऑल्सो the trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis। अब किसी ने मुझे अपना माल दिया कंसाइनमेंट पे बेचने के लिए, कमीशन पे बेचने के लिए। 20% of the goods were sold by 31st March, 50% were sold by 15th of April, these sales were not included above। अब एक बात बताओ, मेरे पास किसी का माल अगर पड़ा हुआ है, क्या वो मेरा उस पर रिस्क रिटर्न है? नहीं, उसकी ओनरशिप किसी और के पास है। अब यहां पर मैं कहता हूं जी, मेरे पास 8,000 रुपए का माल आया था, जिसमें से 20 एंड 50 यानी 70% तो मैं 15th ऑफ अप्रैल तक बेच चुका हूं, लेकिन अभी भी 30% इन्वेंट्री किसी और की, 30% ऑफ 8,000 विच इज 2,400 की इन्वेंट्री किसी और की इस 50,000 में इंक्लूडेड आ रही है। तो बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इस 50,000 में से उसको हटाना पड़ेगा। अब उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर माइनस कर देंगे 2,400। क्यों? क्योंकि 31 मार्च पे जो इन्वेंट्री अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है वो मैं यहां से जा रहा हूं, 15th अप्रैल से जा रहा हूं इधर तक। 15th अप्रैल में कितनी इन्वेंट्री किसी और की इंक्लूडेड है? वो सिर्फ 2,400 की इन्वेंट्री किसी और की इंक्लूडेड है, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं आप इसको अपने पास स्टार मार्क कर रख लीजिए, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और कंसाइनमेंट बेसिस। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आने वाले अटेम्प्ट्स में ये दोनों एडजस्टमेंट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगी। क्यों? मैंने आपको समझा दिया। टॉपिक डिलीट हो गए हैं लेकिन इन्वेंट्री चैप्टर में अभी भी इंस्टीट्यूट कैरी कर रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इनका भी नॉलेज पूरा होना चाहिए। चलिए सर, गुड्स वर सोल्ड बाय ट्रेडर एट 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। तो आइए कंपटीशन करते हैं इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च की। मैंने आप लोगों को रिपीटेटिवली अपने लेक्चर्स में बताया है बेटा, अपने पास अपना क्वेश्चन नंबर हमने मिडल में लिखना है। ठीक हो गई बात? जी हाँ सर।
तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च कौन सा ईयर है? 2022। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक हो गया जी। सबसे पहले मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है जो मुझे 15 अप्रैल की अवेलेबल है? इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल। कितनी इन्वेंट्री है बेटा मेरे पास 15 अप्रैल 2022 पे? आई हैव 50,000 इन माई गोडाउन। जो सेल मैंने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक करी, उस सेल को रिवर्स करूंगा। सेल से गुड्स बाहर गए हैं तो आई विल एड बैक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि मुझे 31 मार्च की इन्वेंट्री पे जाना है ना। जो 31 मार्च की इन्वेंट्री पे जाने के लिए जो मैंने 31 मार्च के गुड्स भेज दिए बाहर, उनको एड बैक करके दोबारा से इन्वेंट्री इंक्रीज करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ा सिंपल रहता है बेटा। अब सेल्स कितनी है मेरी? 41,000। इसमें से माइनस करूंगा रिटर्न, वो कितना था बेटा सर? 1,000। तो मेरा नेट सेल कितना आया मेरे बच्चे? 40,000। इसमें से अपन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे बेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? उसने कहा है 20% ऑफ सेल्स। इसका 20% कैलकुलेटर पे निकाल लो। 40,000 का 20% 8,000। सो 32,000 इज व्हाट आई हैव टू ऐड बैक। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद वो बोल रहा है मैंने परचेज भी किया है इस पीरियड में। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैंने परचेज किए हैं उससे इन्वेंट्री बढ़ गई होगी, लेकिन 31 मार्च की इन्वेंट्री पे जाने के लिए उसको रिवर्स करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा परचेजेस को। दिस इज ऑफ 5,034। आगे बोल रहा है जो मैंने मेरे पास गुड्स सॉरी जो मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पर किसी को गुड्स ट्रांसफर करे हैं, उसमें से 60% ऐसे गुड्स हैं जो अभी भी कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, वो अभी तक मेरी गिनती में नहीं आए। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विद कस्टमर। वो कितनी है देखो, 50,000 में मैं 40% इन्वेंट्री तो गिन चुका हूं। मैंने भेजी थी 10,000, उसमें से 4,000 रुपए की इन्वेंट्री तो वहां पे इंक्लूड हो चुका है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉरी। 50,000 में वो 4,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बाकी 60% जो उसने अप्रूव कर दिया वो इंक्लूडेड नहीं है। तो उस 60% को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करूंगा? देखो 10,000 का 60%, दिस कम्स आउट टू बी 6,000। लेकिन याद रखना वो तो सेल वैल्यू है सर, तो उसमें से तुम क्या माइनस करोगे? जो तुम्हारा उसमें ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो तुम्हें हटाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 20%। सो 20% इज 6,000 का 20% कैलकुलेटर पे करो फटाफट, 1,200 रुपए। तो 1,200 अगर मैं माइनस करता हूं तो 4,800 वुड गेट एडेड बैक टू द इन्वेंट्री। ये ऐसी इन्वेंट्री है जो कस्टमर के पास है मेरे 31 मार्च पे। 40% ऑलरेडी आ गया था, 60% मैंने एडिशनली और ऐड कर दिया। माइनस इन्वेंट्री ऑफ कंसाइनर, इन्वेंट्री रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऐसा लिख दो। किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है उसको मैं हटाऊंगा, क्योंकि जब मैं गिनने गया 50,000 में मैंने गिन लिया होगा वो इन्वेंट्री भी जो किसी और का है, लेकिन वो मेरा तो नहीं है, तो उसको मैं हटाऊंगा। इन्वेंट्री रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सो वो कितनी है बेटा सर? 8,000 का 70% तो बिक गया है, 30%। सो ये 2,400 मैं और यहां से हटा दूंगा। ये आपको आंसर दे देगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022। तो 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5,034 प्लस 4,800 माइनस 2,400, दिस इज 7,9,366। कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं। 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5,034 प्लस माइनस
50 प्लस 32,000 माइनस 5034 प्लस 4800 माइनस 2400, 79366 मेरा फाइनल आंसर है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आई आप लोगों को? सेल मैंने गुड्स बेच दिए थे तो उनको ऐड बैक कर लिया। परचेज मैंने माल खरीदा था, इन्वेंट्री बढ़ गई थी तो उसको रिवर्स कर दिया माइनस करके। जो किसी और की इन्वेंट्री किसी और को भेज रखी है, उसके पास पड़ी है 60% इन्वेंट्री, वो 31 मार्च पे वो रिवर्स हो गई। और बाकी मेरे पास किसी और का जो माल अभी भी मेरे इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है वो 30% वो माइनस हो गया। सर बढ़िया सवाल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर 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 से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक बात आप लोगों को बताऊं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपकी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने के लिए। लेकिन अगर आप पूरा आईसीआई मॉड्यूल, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स मेरे साथ क्लास में सॉल्व करना चाहते हैं अलॉन्ग विद हैंड रिटन नोट्स, क्लास की अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए आप लोग हमारे आई विजन के कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाएंगे, उस पर क्लिक करिए, अपने लिए बेस्ट कोर्स चूज करिए और फटाक से अपने पास आई विजन के कोर्स में एनरोल करिए, जिसमें प्रिंटेड बुक्स इंक्लूडेड है साथ में, जो आपके घर पे आएंगी। तो वहां पर ये बेनिफिट हो जाता है, फुल कोर्स होता है, तो आपकी मेंटरिंग, आपकी ग्रूमिंग और बेटर तरीके से हो पाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से आ पाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये लेक्चर्स तो आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड लेक्चर्स में आपके लिए और बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारी नॉलेज है जो आपको अभी गेन करनी है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। चलिए अपने पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमें अब क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और है आसान अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, लेकिन अगर ना समझ में आए तो आपको बहुत देर तक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये एक इंडिविजुअल ऐसा क्वेश्चन है। तो कहता है X who was closing his books on 31st March 2022 failed to take the actual stock which he did only on 9th of April। भाई 31st मार्च को बुक्स क्लोज कर रहा था और 9 और उस दिन गिनती नहीं कर पाया स्टॉक की, 9th ऑफ अप्रैल पर जाकर गिनती कर रहा है स्टॉक की। व्हेन इट वाज ascertained by him to be 2,50,000। अब 9th अप्रैल को क्या हुआ, कितना वैल्यू निकला स्टॉक का, 2,50,000 का वैल्यू उसका स्टॉक का निकल कर आया है। आगे कहता है इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल रिटर्न, इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। अच्छा, अब परचेजेस के लिए ऐसा कोई भी हमारे पास क्या बोलते हैं ना, कंडीशन नहीं है कि हमारे पास इन्वेंट्री आना चाहिए तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सेल के लिए क्या है, इन्वेंट्री जाना चाहिए तो रिकॉर्ड होगा, सेल रिटर्न में भी इन्वेंट्री वापस आना चाहिए तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन परचेज में क्या है, इनवॉइस आ गया, इन्वेंट्री आए ना आए हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये कंपनी ने अपने लिए रूल बना रखा है, ऐसा नहीं है कि ये अकाउंट्स का रूल है। ये एक्स जो है, मिस्टर एक्स, इसने अपने लिए ये रूल बना रखा है। बात समझ में आई? इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st मार्च एंड 9th अप्रैल एज पर द सेल्स डे बुक वॉज 17,200। अब यहां पर जो मैंने माल बेचा वो 17,200 की सेल वैल्यू का माल था, मेरी इन्वेंट्री कम हो गई उससे। अब अगर मुझे यहां से यहां पे वापस आना है तो इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेल को मैं एड बैक करूंगा। परचेजेस मेड बिटवीन दिस टू दिस पीरियड एज पर द परचेज डे बुक इज 1200। अब इस एंट्री को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बढ़िया एंट्री है। कहता है इस दौरान, मैं इसको यहां से बेटा रिमूव करता हूं समझाने के लिए, इस दौरान जो मैंने परचेजेस करे एज पर परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक में कब रिकॉर्ड होती है एंट्री, जब इनवॉइस आ जाता है। इन्वेंट्री आए ना आए, इनवॉइस आ गया तो परचेज डे बुक कहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, देयर इज अ परचेज ऑफ 1200। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक वॉज टेकन। मतलब जब तक स्टॉक की गिनती हुई, इस 1200 में से 500 का ऐसा स्टॉक था जो आया ही नहीं था। तो मुझे एक बात बता सकता है कोई बच्चा, कितने का स्टॉक आ गया था? वो था 700 का। ये 700 का स्टॉक इस 2,50,000 की गिनती में इंक्लूडेड होगा? सोच के देखो, मेरे पास इनवॉइस आए 1200 के, मैंने अपने परचेज बुक में एंट्री कर दी, डन।
अब मैं गिनती करने गया 9 अप्रैल को, मैंने अपने गोडाउन में स्टॉक की गिनती करी। जब मैंने आकर एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा यार 1200 के इनवॉइसेस में से 500 के ऐसे गुड्स थे जो भी आए ही नहीं थे। तो कितने के गुड्स आए होंगे मेरे पास? 1200 माइनस 500, 700 के गुड्स आए होंगे। अब जब मैं गिनती करके आया 2,50,000 के स्टॉक की, तो बताओ उस 2,50,000 के स्टॉक में 1200 का स्टॉक इंक्लूडेड था, या जो स्टॉक फिजिकली आया वो ही इंक्लूडेड होगा बस? बेटा ये एक्चुअल काउंटेड है, ये फिजिकली काउंटेड स्टॉक है 250 का। सर ऑब्वियसली सिर्फ 700 का ही वो स्टॉक होगा जो उसमें इंक्लूडेड होगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर जी। तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 700 ही तो वो वैल्यू है जो फिर माइनस होना चाहिए 250 में से, ताकि मैं 31 मार्च का स्टॉक निकाल सकूं। परचेजेस की एक्चुअल इन्वेंट्री इंक्रीज कितना हुआ परचेज की वजह से? वो तो 700 ही हुआ, तो 700 ही माइनस करूंगा ना 2,50,000 में से। ये इस क्वेश्चन का हाईलाइट था। अगला एक और पॉइंटर है जो इस क्वेश्चन का हाईलाइट है, गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th ऑफ अप्रैल। इनवॉइसेस आ गए थे मेरे पास, इनवॉइसेस आ गए थे मेरे पास मार्च में, मैंने अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन मेरे पास गुड्स आए सिर्फ 4th ऑफ अप्रैल पे। तो 4th अप्रैल पर अगर मेरे पास गुड्स आ गए थे तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो मेरी फिजिकल काउंटिंग में इंक्लूड हो गए होंगे? इनवॉइस यहां आया था 4th अप्रैल पर, मेरे पास फिजिकल गुड्स आ गए थे 1000 के, और तो बताइए क्या ये 1000 में इंक्लूड हो गए होंगे? जी हाँ बिल्कुल हो गए होंगे सर गिनती में। अमाउंटेड टू 1000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज दिस, कहता है असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। फिजिकल स्टॉक का जो वैल्यू है, फिजिकल स्टॉक का जो वैल्यू है उसको असर्टेन करना है अपन ने 31 मार्च पे। अब कैसे निकालूं फिजिकल स्टॉक? देखो ये परचेजेस तो यहां हो गई थी 1000 की, यहां पे गिन भी लिया मैंने 2,50,000 में, लेकिन क्या ये 1000 के गुड्स फिजिकली 31 मार्च पे अवेलेबल थे मेरे पास? द आंसर इज नो। ये आए ही 4th ऑफ अप्रैल पे हैं और मैंने उनको इसमें गिन लिया था। तो बोलो 31 मार्च का अगर फिजिकल स्टॉक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने इंक्लूड कर लिया था 250 में, उसको अब एक्सक्लूड करना पड़ेगा अगर मुझे 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक निकालना है। अगर ये कहता ना बुक्स का स्टॉक निकालना है, फिर मैं 1000 ना माइनस करता, लेकिन इसने कहा बताओ 31 मार्च पे फिजिकली कितना स्टॉक अवेलेबल था। बेटा ये 1000 रुपए का तो वो स्टॉक था जो 4th अप्रैल पे आया था, वो तो नहीं था ना फिजिकली, तो इसलिए मुझे यहां पे ये माइनस करना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन को अपने पास अपने कॉपीज में सॉल्व करते हैं और एक और बार अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। कंप्यूटेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। particulars and amount। चलिए सबसे पहले मेरा फिजिकल स्टॉक कितना है 9th ऑफ अप्रैल पे, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 9th ऑफ अप्रैल 2022, दिस वॉज 2,50,000 राइट। इसमें से सबसे पहले जो मेरा सेल का नंबर था, गुड्स सोल्ड थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मैं ऐड बैक कर दूंगा ताकि मैं 31 मार्च के स्टॉक पे जा सकूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरा सेल वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? सर मेरा सेल वैल्यू है 17,200। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि बेटा मैं तो कॉस्ट ही इंक्लूड कर सकता हूं ना, सेल वैल्यू थोड़ी इंक्लूड कर लूंगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 33% ऑफ कॉस्ट। 1/3 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑन सेल्स। इससे रिलेटेड बेटा मेरा एक सेपरेट वीडियो है यूट्यूब पे, आप आई विजन के चैनल पर आएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं
हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको वो प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और बेटा अगर ये वीडियो यूजफुल हो रहा है ज़रूर से लाइक कीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं मिनिमम 500 लाइक्स। इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक करने हैं। हज़ारों बच्चे देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे आगे बढ़कर वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे, अपने टीचर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और उसको लाइक करेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा आपने पूरा वीडियो देखा है। समझ में आ गई बात? चलिए माइनस करेंगे गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड। गुड्स कितने के परचेज करे हैं और अपन ने रिसीव करे हैं, वही मेरी फिजिकल इन्वेंट्री में आ रहे होंगे। वो 700 के गुड्स थे, उनको मैं माइनस करूंगा और साथ में ही मैं माइनस करूंगा उन गुड्स को जो इनवॉइस हो गए थे 31 मार्च पे, बस 4 अप्रैल पे आए, क्योंकि मुझे फिजिकल स्टॉक निकालना है 31 मार्च का। गुड्स इनवॉइस्ड बट नॉट रिसीव्ड बाय 31 मार्च। वो कितने हैं भाई? 1000 रुपए के। माइनस कर दो, फिजिकल स्टॉक निकल आएगा तुम्हारा एज ऑन 31 मार्च 2022 2,50,000 माइनस 1,700 प्लस 12,900 विच इज 2,61,200। चलिए ये बेटा जी आप लोगों का फिजिकल स्टॉक है, फटाक से लिख लीजिए, अपने पास अपना नोटिंग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है, तो ज़रा ठहर जाइएगा भागने से पहले। ये हो गए आपके दोनों क्वेश्चंस। सर अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम अपने जजमेंट के हिसाब से आप सभी बच्चों को हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, जो हमने पास्ट में देखा इंस्टीट्यूट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों को ज्यादातर तंग करते हैं, मतलब वहीं कोई एरर हो जाता है, उसमें क्वेश्चन नहीं तंग करता, मतलब कोई एरर हो जाता है, नंबर कट जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। बट ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जो शायद आप लोगों से नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे, या आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। वो आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन हो सकता है, वो आपके आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। अब सर अगर आपको वो वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना है, या उस पर कोई वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल ऐसे क्वेश्चंस का मैं एक लिस्ट बना रहा हूं अपने पास। अब आपने करना ये है, हर एक बच्चे ने जो ये वीडियो देखेगा, अगर आपको ऐसा लगता है इन्वेंट्री चैप्टर से रिलेटेड, जैसे मैं इस वीडियो में इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आप ये कह रहे हैं सर हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, आप उस क्वेश्चन का रेफरेंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर लेट्स सपोज मेरे से इन्वेंट्री का इलस्ट्रेशन नंबर 4 नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल। अब ऐसे ये सारे वीडियोस बनते जाएंगे हर एक चैप्टर वाइज। अब उस कमेंट के ऊपर जितने ज्यादा बच्चे या तो लाइक कर दो, या उस पे अपने पास कोई थम्स अप दे दो, या फिर अपने पास उस कमेंट पे रिप्लाई कर दो कि सर हाँ मुझसे भी नहीं हो रहा, मी टू, जैसा भी आपको अच्छा लगे। जो हर वीडियो में मैं लास्ट में चेक करूंगा, जो ऐसा क्वेश्चन निकलेगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वोट करेंगे कि सर लेट सपोज ये इलस्ट्रेशन 4 है हमसे नहीं हो रही, और उस पे मैक्सिमम लाइक हुए या मैक्सिमम कमेंट्स हुए उस एक कमेंट पे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, और वो सारे क्वेश्चन को कंबाइन कर कर हम फिर एक कंबाइंड और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन रहेगा। तो इससे आपको क्या होगा, एक आपके लिए एक बढ़िया चीज हो जाएगी कि ये क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, एक आध क्वेश्चन अगर और आपको लगता है कि नहीं सर ये भी हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, एक बार आप समझा देंगे तो हो जाएगा, तो वो भी उसका भी वीडियो आपको आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पहले तो iVision के चैनल को सब्सक्राइब करना, रेगुलरली सारी वीडियोस को देखना, प्रैक्टिस करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट कर कर बताना कि ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा। बाकी अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए,
हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिस करना है पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी और आईसीआई मॉड्यूल के हर एक सवाल को मेरे साथ, तो आप हमारे आई विजन के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अब हमारी अगले रिवीजन वीडियो में जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।